नमस्कार दोस्तों, ISPSS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस में जो आपकी साइंस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्री के लिए, हम उसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको यूपीपीसीएस की 3 मंथ की स्ट्रेटजी ऑलरेडी बता चुका हूं और करंट और सीसेट को भी मैं कवर कर चुका हूं। अब हम इस वीडियो में साइंस को कवर करेंगे और इसी तरह हम अपनी आने वाली वीडियो में यूपीपीसीएस के अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज को, इकोनॉमिक्स को, एनवायरनमेंट को, अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी टॉपिक को लेके कि कहाँ से क्या पढ़ना है और क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है आगे काम करने का। जैसे आप सबको पता होगा कि मेरा भी एग्जाम आ रहा है और इस वक्त टाइम निकाल के आप सब लोगों के लिए लेक्चर बनाना मुझे तब मोटिवेट करता है जब आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे प्यार मिलता है। तो आशा करता हूँ आप सब मुझे भरपूर प्यार और सपोर्ट देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो नए हैं इस वीडियो में वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस दें, जैसे बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री में फोकस एरिया आपका क्या होना चाहिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सोर्सेज क्या क्या रेफर करने हैं आपको। चौथा है कि जो हमेशा लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या हमको 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं, हम उसको भी देखेंगे। और हमारा लास्ट और पांचवा है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और किस सोर्स से आते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो वो कौन सा सोर्स है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं और जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2017, 18, 19, 20 और 21 के ये साइंस का ट्रेंड है। तो 2017 में आपके 23 क्वेश्चन आए थे 150 में से, 18 में आपके 20 क्वेश्चन आए थे, 19 में आपके 22 आए थे, 20 में आपके 15 आए थे और 21 में आपके 25 आए थे। तो अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको इस साइंस में कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन हर साल आते हैं और ये ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है। किसी साल एक क्वेश्चन कम, किसी साल एक क्वेश्चन ज़्यादा, बट मोटा मोटा आपको इसी विंडो में क्वेश्चन मिलेंगे 22 से लेकर 25 क्वेश्चन तक। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि साइंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है यूपीपीसीएस प्री को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि यूपीपीसीएस में नेगेटिव मार्किंग होती है और उसमें अगर से आपके 20 से 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आप काफी इजीली कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे अगर से आपका साइंस पोर्शन अच्छा रहेगा। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम ट्रेंड वाइज एनालिसिस करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि 17, 18, 19, 20, 21 का यहाँ ट्रेंड लिखा है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो आप 17 में देखेंगे तो 11 क्वेश्चन बायो से आए थे, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए थे और 5 क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे। उसी तरह 18 में 9 क्वेश्चन बायो से आए थे, केमिस्ट्री में 5 आए थे, फिजिक्स में 6 आए थे। 19 में आप देखेंगे तो 12 क्वेश्चन बायो से आए थे, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आए थे और फिजिक्स से 4 आए थे। और 20 में देखेंगे तो 7 आए थे बायो से, 4 आए थे केमिस्ट्री से और 4 आए थे फिजिक्स से। और 21 में आप देखेंगे तो 12 क्वेश्चन बायो से आए थे, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए थे और 6 क्वेश्चन फिजिक्स से आए थे। तो अगर से मैं यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि बायो की वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है बायो पे। वैसे देना आपको तीनों पे इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर से आप मुझसे पूछें कि आपका प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए, पहले क्या पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बायो पे देना है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री पे इंपॉर्टेंस देना है और लास्ट में आपको फिजिक्स पे फोकस देना है। तो आपका ये फोकस एरिया होना चाहिए साइंस को पढ़ते वक्त। देखिए मैं फिर बोल देता हूँ, आपको तीनों पढ़ना है, बट अगर से आपके पास टाइम कम है और आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि मुझे पहले कौन सा खत्म करना है, तो आप पहले बायो खत्म करिए, फिर केमिस्ट्री खत्म करिए और लास्ट में फिजिक्स पढ़िए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको साइंस को कैसे पढ़ना है और कैसे डील करना है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि आपको रिसोर्सेज क्या क्या रेफर करने हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं, बट जो मार्केट में 4 मेजर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मैं उनकी बातें करता हूँ। पहला आपका हो गया ल्यूसेंट। ल्यूसेंट यहाँ पे मैं कंबाइंड ल्यूसेंट जीके की बात कर रहा हूँ। दूसरा हो गया ल्यूसेंट की साइंस। एक ल्यूसेंट की साइंस भी आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस होता है। दूसरा रिसोर्स वो हो गया आपका। तीसरा हो गया आपका घटना चक्र पूर्वालोकन की जो साइंस आती है और चौथा हो गया आपका एनसीईआरटी। तो ये मेजर 4 रिसोर्सेज हैं मोटे मोटे जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसको बच्चे रेफर करते हैं। तो आप यहाँ देख के सोच रहे होंगे कि आपको चारों रिसोर्सेज रेफर करना है, तो मैं बोलता हूँ नहीं, आपको चारों रिसोर्सेज रेफर नहीं करने। इन चारों में से आपको जो ल्यूसेंट की साइंस हो गई वो आपको रेफर बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको पिक दिखा दूंगा चारों बुकों का ताकि आपको ईजी हो आइडेंटिफाई करने में। तो इन चारों रिसोर्सेज में से आपको ये वाला ल्यूसेंट की साइंस जो है उसको रेफर नहीं करनी है। आपको ल्यूसेंट की जनरल साइंस में जो साइंस का पोर्शन है वो
पढ़ना है, आपको घटना चक्र पढ़ना है और आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ना है मैं इसका 4th पॉइंट में बात करूंगा कि क्या आपको 6th से लेकर पूरी 12th तक एनसीईआरटी पढ़नी है या सेलेक्टिव एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन आपको ये 3 रिसोर्स साइंस के लिए पढ़ने हैं, तो मिनिमम आपको इतना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं साइंस में आपके 22 क्वेश्चन में से कम 18 से 19 क्वेश्चन सही हो जाए। तो मैं यहाँ आपको रिसोर्सेज का पिक दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये रही आपकी घटना चक्र, तो जो इंग्लिश में आती है उसको हम लोग कहेंगे घटना चक्र प्रीव्यू, और जो हिंदी का आता है तो उसको कहेंगे पूर्वालोकन। ये आपकी हो गई घटना चक्र। दूसरा ये आपकी ल्यूसेंट हो गई, आपको ये वाली ल्यूसेंट पढ़नी है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। आपको ये कंबाइंड ल्यूसेंट पढ़नी है, आपको ये ल्यूसेंट नहीं पढ़नी है। ये सामान्य विज्ञान के जनरल साइंस की अलग से ल्यूसेंट आती है, आपको ये नहीं पढ़नी है। और बाकी ये दोनों हो गई घटना चक्र की पॉइंटर्स। इसका यूज़ कब आएगा मैं भी बताऊंगा आपको। तो मैं यहाँ बात करूँ तो आपको 2 रिसोर्स सिर्फ पढ़ने हैं। आपको ये घटना चक्र की साइंस पढ़नी है और आपको ये ल्यूसेंट की साइंस पढ़नी है। सिर्फ आपको यहाँ 2 रिसोर्स पढ़ने होंगे, साथ में आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही जो आपने यहाँ देखा होगा जीएस पॉइंटर्स को, तो आपको जीएस पॉइंटर्स कब पढ़ने हैं? देखिए वो घटना चक्र की जीएस पॉइंटर्स है, मतलब कि जैसे आपकी ये घटना चक्र हो गई, इसमें पढ़ने के बाद ये काफ़ी मोटी बुक है। तो अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो आप ये जीएस पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस जीएस पॉइंटर में इस घटना चक्र के जो एमसीक्यू हैं उसमें 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर से आपने घटना चक्र को पढ़ने के बाद उसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप जीएस पॉइंटर के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। बट जीएस पॉइंटर की एक खामी ये है कि जीएस पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आता है, तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे? तो इसीलिए मैंने इंग्लिश वालों के लिए साइंस की 1 लाइनर बनाई थी। ये आप देख सकते हैं कि ये घटना चक्र की 1 लाइनर है। और मेरी 1 लाइनर में और जीएस पॉइंटर में डिफरेंस ये है कि जो जीएस पॉइंटर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन है वो दिए हुए हैं, पर जो मैंने अपनी साइंस की 1 लाइनर बनाई है उसमें एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है और जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं बुक में, उसको भी इंक्लूड किया है। तो अगर से आपको घटना चक्र पढ़ने के बाद हिंदी में उसका रिवीजन के लिए चाहिए तो आप जीएस पॉइंटर के लिए जा सकते हैं, और इंग्लिश में उसका रिवीजन चाहिए तो आप मेरी 1 लाइनर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा 4th नंबर क्वेश्चन ये आता है कि इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट? तो हाँ, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट आपको बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि आप वैसे ही ल्यूसेंट और घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शंस उसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत ही सेलेक्टिवली पढ़ना है, आपको पेज बाय पेज चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके साइंस की ये 6 to 12 एनसीईआरटी कंपाइलेशन ले सकते हैं। ये 60 से 65 पेज का नोट्स है, जिसमें आपको 6 से लेकर 12 तक साइंस के एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखे हैं। आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं और 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की जो बुक है उसको रिप्लेस करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो हाँ, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बट बुक नहीं पढ़नी है, आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं। क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो मुझे एक्सपीरियंस है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने उन्हीं पॉइंट्स को अपने नोट्स में डाल दिया है। तो उस नोट्स को आप डाउनलोड करिए और आप वहाँ से पढ़िए, आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूँ तो आपको सिर्फ 3 रिसोर्सेज पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है ल्यूसेंट पढ़ना है, ल्यूसेंट कंबाइंड वाली पढ़नी है, कंबाइंड जीके के ल्यूसेंट में साइंस का पोर्शन पढ़ना है, ना कि ल्यूसेंट साइंस पढ़ना है पहला। दूसरा आपको घटना चक्र साइंस पढ़नी है, और तीसरा आपको साइंस की एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने हैं, बुक नहीं पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने हैं। तो ये 3 रिसोर्स आपके साइंस के लिए रहेंगे और ये मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कहाँ से आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है। तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है घटना चक्र। आपको घटना चक्र किसी हालत में मिस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन उससे डायरेक्ट आते हैं। और इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा जो कि 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब अगर आप देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन घटना चक्र से आए हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था कि असर्शन दिया था कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट, और रीजन था विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसी तरह आप देख सकते हैं 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, और रीजन था कि ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखना सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा घुमाया गया है। ये देख सकते हैं आप 16वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, तो इसका था रेटिनॉल। तो अगर आप यहाँ देखते ये घटना चक्र में आपके चार्ट दिया गया था, तो विटामिन ए रेटिनॉल से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो आपको यहाँ से इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, तो इसका आंसर था रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज्ड। सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था 2013 में, 2011 में कि रेफ्रिजरेशन हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन बाई, तो इसका आंसर बी था रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यही था रिड्यूस द रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज, तो इसका था चिलोसिस। तो यहाँ आप देख सकते हैं राइबोफ्लाविन चिलोसिस, ये भी वही सेम चार्ट है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो देखें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, और
लोग कह रहे हैं कट ऑफ बहुत हाई जाता, लेकिन आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। अगर से आप घटना चक्र करके गए होते तो साइंस के बहुत से क्वेश्चन आपके सही होते। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन देखिए, बॉटुलिज्म इज, तो इसका आंसर था फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं फूड पॉइजनिंग बॉटुलिज्म, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं बॉटुलिज्म के बारे में बताया गया, बॉटुलिज्म पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग है, तो इंटॉक्सिकेशन है। ये कैसे होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्प्रेड बाय फूड। आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ जीरो चार्जेस, तो न्यूट्रॉन था। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रॉन के बारे में लिखा गया है, न्यूट्रॉन इज जीरो, चार्ज मास फॉर द न्यूट्रॉन इज जीरो। तो ये देख सकते हैं ये लूसेंट से है। इसका तब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो इसमें मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि डेंगू और मलेरिया जो है मॉस्किटो से होता है। दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है कि स्लीपिंग सिकनेस होगा कि फिलेरिसिस होगा। तो अगर आप घटना चक्र पढ़े होते तो आपको पता होता है कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है। तो इसका आंसर डी था, यूनिसेलुलर एनिमल नेम ट्रिपनेसोमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजीज कॉज बाय निमेटोड, तो निमेटोड से क्या होता है, फिलेरिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट पूछा गया था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर था मिथेमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम था, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कॉजेज ब्लूबेरी सिंड्रोम, तो इसका था मिथेलोग्लोबिन। तो देख रहे हैं ये एमपी में क्वेश्चन आया था, बट ये यूपी में आया था। तो जरूरी नहीं है यूपी पीसीएस के क्वेश्चन ही रिपीट होंगे यूपी में, कभी कभी एमपी के क्वेश्चन दूसरे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं यूपी में, इसीलिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको पढ़ना। तो जैसे देखिए आपका एक 97वां क्वेश्चन था, पूछा था इसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो पहला स्टेटमेंट था कि स्केलर क्वांटिटी, दूसरा था वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से एक ही होता, तो या तो आपका ओनली वन होता या तो ओनली टू होता, ये दोनों होने के कोई आसार नहीं थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कि स्केलर क्वांटिटी है। तो देख रहे हैं आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ से मिल जा रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, कि रेडियो एक्टिविटी इज़ अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, और दूसरा था कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो था वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता था। तो पहला तो ऑलमोस्ट सबको पता था कि पहला सही है, बट दूसरे में कन्फ्यूजन था कि हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है या फ्यूजन से बनता है। तो आप ये देख सकते हैं डायरेक्ट यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका बी था, बी में क्या था, फ्यूजन रिएक्शन था, लेकिन यहाँ फ्यूजन दिया था, तो मतलब ये गलत हो जाता, तो मतलब ओनली वन सही होता है आपका। देख रहे हैं घटना चक्र अगर आप पढ़ के जाएंगे तो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से नए नए क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, वो पुराने क्वेश्चन ही घुमा फिरा के पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन ये देखिए, डिफ्यूजन ऑफ द लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, तो इसका आंसर था डस्ट पार्टिकल, बी था। देख रहे अब सेम क्वेश्चन ये आईएएस में पूछा गया था 2013 में कि डिफ्यूजन ऑफ द लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, तो इसका आंसर बी था डस्ट पार्टिकल। तो यूपी पीसीएस में जैसा मैंने बोला था कि सिर्फ यूपी पीसीएस के ही नहीं बाकी स्टेट पीसीएस के भी पूछे जाते हैं, तो कई बार वो आईएएस के क्वेश्चन पर रिपीट कर देते हैं। इसीलिए अगर से आप सिर्फ यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए। इसीलिए घटना चक्र वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसको आप मिस मत करिएगा, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएंगे और ये आपको पता चलेगा पेपर देने के बाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो घटना चक्र के जो मेरे नोट्स है उसमें ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल, आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में मिल जाएगा यहाँ पे। एटम बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, ठीक है। आपको यहाँ मिल जाएगा एक्सेस ऑफ मिथेनोग्लोबिन इन ब्लड कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, पोटेशियम इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू रेगुलेट हार्ट बीट, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा। एमआरआई के बारे में मिल जाएगा कि एमआरआई जो है वो रेडियो वेव एनर्जी यूज़ करता है। आपको मिल जाएगा कि टीबी कैसे होता है, कॉलेरा कैसे होता है, आपको प्लेग कैसे होता है, फिलेरिया कैसे होता है, टाइफाइड कैसे होता है। आपको बॉटुलिज्म के बारे में मिल जाएगा, बॉटुलिज्म इज़ अ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, सैल्मोनेला बेसिली बैक्टीरिया कारण होता है। तो आपको ये सब चीज़ मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको घटना चक्र पढ़ना है, आपको घटना चक्र के नोट्स खुद से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बुक 600 650 पेजेस की काफ़ी थिक बुक है और लास्ट मोमेंट में रिवाइज आप पूरी बुक उठा के नहीं कर सकते। तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि उसको आप बार बार रिवाइज कर सकें, आपके जहन में चीज़ें बैठ सकें। तो आई होप आपको साइंस को लेके स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी कि साइंस कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर से लेक्चर आपको पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करिए। मैं और भी ऐसे लेक्चर लाने वाला हूँ जो कि यूपी पीसीएस प्री में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मेहनत करते रहिए दोस्तों। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।